अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस। तो फ़ोटोसिंथेसिस की हमने लास्ट लेक्चर में जनरल इक्वेशन जो है वो स्टडी की थी कि फ़ोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। फ़ोटोसिंथेसिस में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज़, ठीक है, C6H12O6। और ये ग्लूकोज़ कैसे बन रहा है, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके साथ वाटर है और लाइट एनर्जी जो है वो भी प्लांट्स को अवेलेबल है और साथ में क्लोरोफिल भी है, ठीक है। तो देन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन थी। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की हमने जनरल इक्वेशन देखी, तो इसमें जो ग्लूकोज बन रहा है, तो ये ऐसे ग्लूकोज प्लांट के अंदर या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर या सम प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप बनता है ग्लूकोज। तो ये किस तरह से बनता है, इसके दो फेजेज़ हैं, इसको दो फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फेज़ को नाम दिया जाता है लाइट रिएक्शन का और सेकंड फेज़ को नाम दिया जाता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को देखें तो लाइट रिएक्शन का नाम जो है वो शो कर रहा है, इसमें जो है लाइट डायरेक्टली अवेलेबल होगी, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड एंड यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH, ठीक है। यानी कि फ़र्स्ट फेज़ में लाइट एनर्जी रिएक्शन के अंदर क्या होगा, लाइट एनर्जी जो है वो कैप्चर की जाएगी। अब वो लाइट एनर्जी को कौन कैप्चर करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर है जिसमें सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनके स्टैक होते हैं, दे स्टैक्ड ओवर ईच अदर एंड हमने उसका नाम पढ़ा था थाइलाकॉइड, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखें कि ये आपके पास कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर इनके ढेर लगे हुए हैं, इनको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। तो इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक पिगमेंट होता है, उसका नेम है क्लोरोफिल, ठीक है। इस क्लोरोफिल के अंदर एबिलिटी है कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, देन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, उसमें ATP है एंड NADPH। ATP के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। और NADPH जो है ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, ठीक है। निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका एब्रीवेशन है NADPH। These reactions, which are known as light reactions, take place on the thylakoid membrane of chloroplast, ठीक है। ये मैंने बात आपको बता दी कि ये जो लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, ये रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अब सेकंड फेज़ के अंदर जो है, जिसको हमने डार्क रिएक्शन का नाम दिया है, ये डार्क रिएक्शन के अंदर यही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो लाइट रिएक्शन के अंदर बने थे वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग सेकंड फेज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे डार्क रिएक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज़ किया जाएगा और उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। In this phase, the energy from high energy molecules ATP and NADPH is utilized, ठीक हो गया। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हो रहा था लाइट रिएक्शन, एंड डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा जो है ये एक मैट्रिक्स है जो जिसने सराउंड किया हुआ है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है टू फेजेस के अंदर, और वो टू फेजेस कौन सी हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है और इसके लिए हमें वाटर चाहिए होता है, एंड जो हमारे पास सेकंड फेज़ है डार्क रिएक्शन जो है वो हमारे पास हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए होती है। अब डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन क्यों है, सिंस दीज रिएक्शन डू नॉट यूज़ लाइट डायरेक्टली, दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन। द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो डार्क रिएक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली लाइट को यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है
ATP एंड NADPH उसको वो यूज़ करते हैं। यानी कि जब तक प्लांट के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP या NADPH अवेलेबल होंगे तब तक जो है वो डार्क रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब चाहे उस टाइम लाइट हो या ना हो, सनलाइट अवेलेबल हो या ना हो, बट प्लांट के अंदर या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर अगर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो डार्क रिएक्शन जो हैं वो अक्कर होंगे। तो ये डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक के अंदर, तो इसको अंडरस्टैंड करें। ये सनलाइट जो है वो शो की गई है, यहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है वो इसको एब्जॉर्ब करती हैं और यूज़ की जाती हैं इनको लाइट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या बन रही है, साथ में ऑक्सीजन भी बन रही है और लाइट एनर्जी को यूज़ करने के साथ साथ वाटर भी यूज़ हो रहा है लाइट रिएक्शन के अंदर। और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH जो हैं वो बन रहे हैं और यही प्रोडक्ट ATP और NADPH जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ किए जा रहे हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जा रही है। अब ATP और NADPH जब डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ हो जाएंगे तो अब वो जो हैं NADP पॉजिटिव और ADP की फॉर्म में जो है वो बन जाएंगे और ये अगेन जो हैं वो लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे। लाइट रिएक्शन में अगेन देन ये ATP और NADPH में कन्वर्ट होंगे। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है और डार्क रिएक्शन में हमारे पास जो है वो हमारा प्रोडक्ट शुगर यानी कि ग्लूकोज जो है वो फॉर्म हो जाता है और इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, शुगर बनाना यानी कि ग्लूकोज बनाना। तो ये आज का लेक्चर था अबाउट फोटोसिंथेसिस और इसमें हमने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म को डिस्कस किया और उसके मैकेनिज़्म में दो रिएक्शंस आते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।